ये चार पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी। मित्रों नमस्कार। मैं आप सबको केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं मानता हूँ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर मानता हूँ। और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसको इनकरेज करना चाहिए। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सभी प्रकार के कोर्सेस हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप का अभी तक जितने कोर्सेस होने चाहिए, उतने इंस्टीट्यूट होने चाहिए, उतने नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें आपको भी पता है कि कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या ना हो, पर अगर एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो निश्चित रूप से उसको सक्सेस मिलता है। और इसलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए आप लोग काफ़ी डिस्कशन करते हैं, तो मैं भी मेरा छोटा सा एजेंडा आपके सामने रखने का मौका मुझे मिला, इसलिए मैं भी उसका एडवांटेज लेता हूँ। पहली बात तो ऐसी है कि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में आप सब लोग इसके एक्सपर्ट ही हो कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चार पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि आप सब चारों विषयों के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, आपको समझता है कि किस में जाना चाहिए। मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी दे रहा हूँ कि जहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो सरकार में होने के कारण मुझे मालूम है, वो केवल आपको बता रहा हूँ। हमारे देश का टोटल जीडीपी ग्रोथ जो है अभी हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 52 to 54% फ्रॉम सर्विस सेक्टर से आता है, 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और 12% to 13% एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री से आता है। हमारे देश के पॉपुलेशन को अगर सोचेंगे तो 65% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल एरिया में है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका जो कंट्रीब्यूशन है 65% ऑफ द पॉपुलेशन का जीडीपी ग्रोथ में वो थोड़ा निग्लिजिबल है। ये जो 124 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जो है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी प्रायोरिटी है कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो हमको सबसे पहले एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल इंडिया पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जल, जमीन, जंगल और जानवर, इन तीनों पर आधारित जो आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए थोड़ा इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ सोचना होगा। और इसलिए मैं तो एग्रीकल्चर से हूँ, वैसे मैं कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मुझे इतना विद्वान भी नहीं हूँ, पर मुझे अभी 3 डिलीट मिली है। एक डिलीट जो मिली है वो महात्मा ज्योतिबा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिली है, और दूसरी पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिली, और दोनों डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली है। और तीसरी अभी औरंगाबाद में बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मैं लेने के लिए जा रहा हूँ 2-4 दिन में ही, वो उन्होंने दी है। एक्चुअली मैं उसके लायक नहीं हूँ, पर उन्होंने प्रस्ताव मंजूर करके गवर्नर से पास करके फिर मुझे बताया, तो मैंने उसको स्वीकार किया। पर मैं अभी भी अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाता नहीं हूँ। मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और डॉक्टर भी नहीं हूँ। पर एक बात जरूर है कि हमारे देश में अभी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड रोड कंस्ट्रक्शन में हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसका संबंध नॉलेज और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नहीं है। मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बना रहा था, और मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बना रहा था, तब मेरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्थापन की थी MSRDC, और उसके पास 5 करोड़ रुपए थे। और धीरू भाई अंबानी थे उस समय, और मैंने उनका टेंडर 3600 करोड़ का 97 में रिजेक्ट किया था। वो नाराज थे मेरे ऊपर, वो लोएस्ट थे। और तब मैंने उस समय ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, और कैपिटल मार्केट में मैं गया था। तो कैपिटल के मार्केट में मैं जब गया उस समय, और हमने बॉन्ड इश्यू निकाले थे, तो 500 करोड़ के अगेंस्ट हमको 1200 करोड़ मिले, फिर 600 करोड़ के अगेंस्ट हमको 1000 करोड़ मिले। तो बॉन्ड इश्यू ओवर सब्सक्राइब हुआ। और उस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जैसे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स, इसके पैसे भी वसूल हो गए। मैं तो दिल्ली आ गया, तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को 8000 करोड़ रुपए लेकर एडवांस में बेच दिया, मोनेटाइज किया। तो पहली बात तो यही है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में है।
फिर मैं दूसरी बार जब बॉन्ड इशू के लिए गया था तो कोचिन शिपयार्ड के लिए मैं शिपिंग मिनिस्टर था, और कोचिन शिपयार्ड में हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो मैंने सुझाव दिया कि हम लोग कैपिटल मार्केट में जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोचिन में यूनियन जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लोगों की थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो मैंने उनको बुलाकर समझाया, देखिए अगर 3-4 हज़ार करोड़ कोचिन शिपयार्ड के पास आएंगे तो हम डेवलपमेंट करेंगे, नए नए शिप बनाएंगे, और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और आपको रोजगार मिलेगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं दूसरी जगह ये ले जाता हूँ और वहाँ डेवलपमेंट करता हूँ। बाद में मुख्यमंत्री जो थे वो सब कन्विंस हो गए और हम कैपिटल मार्केट में गए, और कोचिन शिपयार्ड आज एक फ्लैगशिप कंपनी है। हमारा बॉन्ड इश्यू ओवर सब्सक्राइब हुआ। फिर मैं कल अभी एक 4-5 दिन पहले मैं एक्चुअली फैमिली के साथ गोवा चला गया था, और हमने हमारा NHI में इनविट मॉडल है, अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो मेरे अब मन में एक बात है कि अब धनवान लोगों से पैसे नहीं लेना, बैंकों से नहीं लेना। अब हिंदुस्तान की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा गरीब आदमी से लेना है। कोई वेटर होगा, कोई कांस्टेबल होगा, कोई पत्रकार होगा, कोई रिटायर्ड होगा, उसको धनवान बनाए। तो इस बार हमने तय किया कि हम हमारे इस बॉन्ड इशू में उसको 8% रिटर्न देंगे साल का, और मैंने उसमें प्रोविजन की कि ये रिटर्न उसको मंथली मिलेगा, क्योंकि अभी फिक्स डिपॉजिट में जो रिटर्न मिलता है वो मंथली मिलता है, और वो भी 4.5-5% के ऊपर नहीं है। तो मैंने तय किया कि अब ये गरीब लोगों को हम रोड का बेनिफिट देंगे, और हमने 10 दिन के लिए बॉन्ड इशू सब्सक्राइब किया मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, और 31 तारीख को मैं क्लोज करने के लिए जाने वाला था। पर हमारा जिस दिन इशू हमने ओपन किया 7 घंटे के अंदर वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और मुझे 27 तारीख को आकर कानूनी, मैं गोवा से 2 दिन रोज सुबह के फ्लाइट से मुंबई आता था। एक दिन मुझे IIT में भाषण देने का था इसलिए आया, एक दिन मैं स्टॉक एक्सचेंज गया और वो घंटा बजाकर उसको मैंने क्लोज किया। तो पहले 7 घंटे में ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो मुझे आपको यही कहना है कि अभी मैं तो कहता ही हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं है,